नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में। एस्ट्रो दुनिया में हमारे इस तीसरे प्रोग्राम में हमारे साथ बने हुए हैं राजीव प्रकाश अग्रवाल जी, मार्केट एक्सपर्ट और ज्योतिष गुरु। राजीव जी, स्वागत है हमारा इस खास कार्यक्रम में, आपका, दर्शकों का भी, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम दर्शकों के बीच बने हुए हैं एस्ट्रो दुनिया को लेकर, दर्शकों में भी काफ़ी उत्साह है, ये भी आपने देखा है। तो सबसे पहले राजीव जी, आगे बढ़ेंगे, शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जानेंगे कि देश और दुनिया राजनीति के साथ साथ बाजार में क्या उठापटक रहेगी। हाँ, इस सप्ताह कुछ ग्रहों के बड़े परिवर्तन हैं। जैसे ये 19 तारीख को बुध वक्री होगा और 26 तारीख को जो है यूरेनस मार्गी हो रहा है। तो बुध के वक्री होने से, जैसे मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था कि जब बुध वक्री होता है तो मौसम में के मिजाज को बहुत बिगाड़ता है। तो आपने देखा होगा कि पिछला सप्ताह जो है उसमें भी ठंड काफ़ी बढ़ गई, यातायात की सारी व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ा, चाहे वो हवाई सेवा हो या रेल सेवा हो या सड़क सेवा हो, सारी यातायात के साधनों पर प्रभाव पड़ा। अभी 19 तारीख को वक्री होने के बाद इसमें और वृद्धि होगी, ठंड काफ़ी पड़ेगी, प्रकृति का मिजाज बिगड़ेगा, ओले पड़ेंगे और पश्चिम भारत में उड़ीसा क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है। इसके साथ साथ देश के साथ साथ विदेश में भी तूफान आने की संभावना है। जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ भूकंप आ सकते हैं। और 26 तारीख को यूरेनस मार्गी हो रहा है। यूरेनस, मेरा अनुमान है कि यूरेनस के मार्गी होने से 20 तारीख से 28 तारीख के बीच में कोई अप्रिय बड़ी घटना हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वो भूकंप के रूप में हो सकता है, वो आतंकवादी घटना के रूप में हो सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है और कोई हवाई दुर्घटना हो सकती है। और इसमें राजनीतिक अनसर्टेनिटी भी बढ़ सकती है। तो इस बार का जो ठंड है वो काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा और ये जनवरी में भी रहेगा और लोगों को इस बार की ठंड बहुत तकलीफ़ देने वाली है। अब हम आते हैं अगले हफ्ते के शेयर बाज़ार पर। जैसा मित्रों मैंने कहा था कि पिछला हफ्ता जो शेयर बाज़ार का है बहुत उठा-पटक का और कमज़ोर रहेगा जी। वैसा ही हुआ। पिछला सप्ताह शेयर बाज़ार जो भारत का है वो कमज़ोर रहा जी। अगला सप्ताह भी जो बाज़ार है वो काफ़ी उठा-पटक का है और मेरा मानना है कि बुधवार तक बाज़ार में कमज़ोरी रहेगी। बुधवार के बाद थोड़ा बाज़ार में सुधार हो सकता है। निफ्टी का हमारा रेंज वही रहेगा 8250 से 8050। और बुध के वक्री होने से बैंक के शेयरों पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, नेगेटिव प्रभाव हो सकता है, बैंक के शेयर नीचे जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि यूरेनस के मार्गी होने से मैंने हमेशा पाया है कि कोई अप्रिय घटना की वजह से शेयर बाज़ार में अचानक बड़ी गिरावट आ जाती है। तो इसका ध्यान रखें कि 20 तारीख से 28 तारीख के बीच में सावधानी से काम करें, रात को बड़ी पोजीशन ना लेके जाएं, क्योंकि कभी भी अचानक कोई बड़ी घटना हो सकती है। अब आते हैं हम सोना चांदी में। सोना चांदी में दोस्तों हमने कहा था कि पिछले सप्ताह के बारे में कि काफ़ी उठापटक होगा, एक गिरावट आएगी तो आप पैसा लगाएं। पिछले सप्ताह सोना ने, अगर हम अपने देश में बात करें तो 26,875 रुपये का लो बनाया है और चांदी ने 39,125 रुपये का बॉटम बनाया है और वहाँ से थोड़ा कल ऊपर आया है। अगर ये लो नहीं टूटता है तो यहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे खतरा है कि सप्ताह में शायद एक बॉटम और बन सकता है। तो आप स्टॉप लॉस लगा के काम करें। और कॉमेक्स में बात करें तो 1124 का एक बॉटम बना था कॉमेक्स में, तो 1124 का स्टॉप लॉस लगा के काम करें। और सिल्वर में 1690 का एक कॉमेक्स के भाव में एक लो बना था। अगर ये लो नहीं टूटता है तो ये ऊपर जा सकता है, लेकिन बुधवार तक का समय में मुझे लग रहा है कि अगर गिरावट आई तो एक गिरावट और आ सकती है, तो उसका ध्यान रखें। और अगर बड़ी गिरावट आती है तो वहाँ लें। दिसंबर के महीने में वैसे मुझे कोई विशेष तेज़ी नहीं दिख रही है, लेकिन जनवरी से सोने चांदी में एक बुल रैली, तेज़ी की रैली स्टार्ट हो जाएगी। और जो 2017 का वर्ष है वो सोना चांदी के लिए काफ़ी वृद्धि वाला वर्ष है और विशेष रूप से चांदी में मैं बहुत अच्छी तेज़ी देख रहा हूँ। और मेरा अनुमान है कि चांदी जो 48,000 पिछले साल गई थी
उसको 2017 में ये क्रॉस कर सकती है, उससे ऊपर जा सकती है। तो ये थे अगले सप्ताह के सोना और चांदी, है ना। उसके बाद सोना चांदी की बात आगे हम बात करें राजीव जी, जिस तरह से आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि एक झटका और लग सकता है सोने को, यहाँ एक झटका और लग सकता है, तो थोड़ा इंतज़ार करें, बाज़ार में अपने हाथ रोक के चलें, क्योंकि जब गिरावट आए तभी आप सोने के क्षेत्र में आगे बढ़ें या सोना खरीदने में, सोना बेचने में आगे बढ़ें। लेकिन इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं, राशिफल की बात करते हैं। 3 राशिफल, सबसे पहले हमारी मेष, वृषभ और मिथुन। राजीव जी, राशियों पर क्या प्रभाव है? मेष राशि के जो जातक हैं या जो मेष राशि के लोग हैं, मेष राशि वालों के लिए जो अगला सप्ताह है थोड़ा अत्यधिक खर्च करने वाला सप्ताह है। तो अपने खर्च को कंट्रोल रखें, सोच समझ के खर्च करें। साथ ही आर्थिक नुकसान का भी योग मुझे दिखाई दे रहा है, तो कोई भी काम सोच समझ के करें, रिस्क न लें जी। और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए जो अगला सप्ताह है वो सावधानी बरतने का है, और ख़ास करके कोई भी आर्थिक निर्णय या सट्टाबाजी वाली भी कोई भी चीज़ से अगला सप्ताह आप दूर रहें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आते हैं वृष राशि पे। तो वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह काफ़ी बढ़िया है, अच्छे लाभ के योग आपको बन रहे हैं। सोच समझकर निर्णय लें, मेहनत करें, इस सप्ताह आपको अच्छा लाभ मिलेगा। भाई बहनों और परिवार से भी आपको सहयोग मिलेगा। कोई सरकारी मामले चल रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, हालांकि उसमें भी मुझे कोई विशेष नुकसान नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी वहाँ पर सावधानी बरतें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा आलस न करें, मेहनत जम के करें, आपके सारे काम निपटेंगे और आर्थिक पक्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आर्थिक पक्ष के साथ साथ आपको मेहनत बहुत करनी होगी जी। अब हम आते हैं दर्शकों के प्रश्न सवाल जवाब की तरफ। तो मेष, वृषभ और मिथुन 3 राशियों के बारे में राजीव प्रकाश जी ने बताया। आगे एक शिल्पा अमरावती जी हैं जिन्होंने सवाल किया है राजीव जी से। राजीव जी, इनका सवाल आर्थिक स्थिति को लेकर है कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अमरावती से हैं, 31/8/1977 इन्होंने अपनी जन्म तारीख बताई और जन्म समय बताया है 8:27 रात में। तो रात्रि का इनका जन्म समय है, अमरावती की रहने वाली हैं और आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहती हैं। शिल्पा जी अमरावती महाराष्ट्र से इन्होंने अपना प्रश्न किया है। सबसे पहले तो शिल्पा जी आपको बहुत बहुत आभारी कि आपने अपनी सेवा का मौका मुझे दिया है। आपकी जो कुंडली है वो मीन लगन और मीन राशि की है, और इस समय जो आपकी दशा चल रही है शुक्र में बुध की दशा है, जो 19 जनवरी 2015 से चल रही है और 19/11/2017 तक रहेगा। आपका प्रश्न था आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। इस समय मुझे कहना है कि इस समय आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं और वो अभी थोड़े चलते रहेंगे। 26 जनवरी से इसमें थोड़ा सुधार होगा, 26 जनवरी से थोड़ा सुधार होगा, और इसमें जो विशेष रूप से आपको ज़्यादा लाभ होगा वो 19 दिसंबर 2017 के बाद। 2018 का वर्ष आपका अच्छा है और आपके जीवन का जो भाग्योदय है वो 2019 से आ रहा है, जहां आपको अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और आप जो चाहती हैं वो कर सकती हैं। जहाँ तक आपकी कुंडली का बात करूं तो मुझे ऐसी कोई बहुत तकलीफ़ आपकी कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है आर्थिक पक्ष में। ये ज़रूर है कि चंद्रमा राहु से आपका पीड़ित है, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं तो आपको इसमें लाभ दिखेगा। हर पूर्णिमा को आप जब चंद्रोदय होता है शाम के 6-7 बजे, उस समय आप दूध और चावल के खीर बना लें और उसको अपने छत पे रख दें ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी जा सके, और 3-4 घंटे के बाद आप उस खीर को खा लें। यह ध्यान रखें कि उस खीर को रात को ही खाना है। ये आप हर पूनम को करें तो मैं समझता हूँ 3 से 4 पूनम में आपको सुधार दिखने लगेगा। और चंद्रमा राहु की वजह से आपको मानसिक बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरा कहना है थोड़ा आप मेडिटेशन करें और हड़बड़ी में कोई काम ना करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, तो धीरे धीरे आपका समय सुधरेगा और 26 जनवरी के बाद सुधार शुरू हो जाएगा। लेकिन जो आप चाह रही हैं वो आपका 19 नवंबर 2017 के बाद होगा, और आपके जीवन का सर्वोत्तम समय जो स्टार्ट हो रहा है वो 2019 से है, सूर्य की महादशा।
तो 2019 से आपका समय अच्छा है, लेकिन अभी जो आप आर्थिक परेशानी झेल रही हैं वो 26 जनवरी के बाद खत्म होती धीरे धीरे नज़र आ रही है। राजीव जी आगे बढ़ेंगे, हम अपने शो में आगे बात करेंगे मेष, वृषभ, मिथुन के बाद आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह, कन्या राशि, हाँ, इन तीनों राशि के बारे में जानेंगे। कर्क राशि वालों के लिए जो अगला सप्ताह है वो काफ़ी खर्चीला है, इनको अनावश्यक खर्च करने पड़ेंगे, तो अपने खर्च पे कंट्रोल रखें। कोई नया कार्य इस सप्ताह न प्रारंभ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें सफलता विलम्ब से मिलेगा, बल्कि इसको अगर अगले सप्ताह के लिए आप टाल सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी पुराने काम जो आपके चल रहे हैं वो अच्छे रहेंगे, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और आर्थिक पक्ष मध्यम है आपका इस सप्ताह का, तो इसमें ना कोई विशेष लाभ मुझे दिखाई दे रहा है, ना कोई विशेष नुकसान दिखाई दे रहा है। अब आते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि का यह सप्ताह बहुत अच्छा है, धन लाभ के बड़े अच्छे योग हैं। आप जिधर भी काम करेंगे उधर सफलता मिलेगा। सिर्फ आलस करने से बचें, और इस सप्ताह आप मनोरंजन की चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करेंगे, तो मेरा कहना है कि उसमें भी थोड़ा कंजूसी बरतें, बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। ऐसे योग बन रहे हैं कि घूमने फिरने और मनोरंजन की, इंटरटेनमेंट की चीज़ों पे आप खर्च करेंगे और अच्छे मस्ती के मूड में रहेंगे। सभी प्रकार से समय ये सप्ताह आपके लिए बड़ा अच्छा है, और मेहनत बढ़ाएं। मेरा अंतिम वाक्य है, मेहनत बढ़ाएं, अच्छा कमाएं, अच्छा लाभ उठाएं। कन्या राशि की तरफ बढ़ेंगे। अब हम आते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के लिए भी ये सप्ताह बहुत बढ़िया है, लाभ और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। हाँ, फिजूल खर्ची से थोड़ा आप बचें। साथ ही साथ कोई प्रिय अतिथि का आगमन या प्रिय अतिथि से भेंट इस सप्ताह आपकी होगी, बहुत समय के बाद उसके स्वागत का मौका मिलेगा। दूसरी बात है कि कोई अचानक अच्छी खबर आपको इस सप्ताह मिल सकती है, तो उसका इंतज़ार करें, और आगे के लिए कोई नई योजना इस सप्ताह प्रारंभ कर सकते हैं। कर्क, सिंह, कन्या राशि के बाद हम एक बार फिर दर्शकों के सवाल जवाब की तरफ बढ़ेंगे। राजीव जी, पायल जिन्होंने ये पूछा है कि नौकरी कब लगेगी, और प्राइवेट लगेगी या सरकारी नौकरी लगेगी, इनका जन्म जो है हल्द्वानी का है, उत्तराखंड का। 22/7/1993 इनका जन्म तारीख है, और जन्म समय है रात्रि 10 बजे। पायल जी, आपका जो लग्न है वो कुंभ है, और जो आपकी राशि है वो मेष है। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, सस योग की कुंडली है। शनि लग्न में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है। समय आपका अच्छा है, कुंडली अच्छी है, घबराने की बात नहीं है। 26 जनवरी 2017 से आपका अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है। और जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है सरकारी नौकरी की, वो मुझे सूर्य की महादशा 2018 में दिख रही है कि वहाँ आपको लग सकती है। थोड़ा पहले भी हो सकता है, या 2018 में मुझे अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं जहाँ आपको सरकारी नौकरी लग सकती है। बट शनि और मंगल आमने सामने है, पहला और सप्तम भाव में, उससे मुझे लग रहा है कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े टकराव चलेंगे, तो आप उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल बन के उसको टालने का प्रयास करें। हमेशा खुश मिजाज रहें। जहाँ तक आर्थिक पक्ष का प्रश्न है, तो आपकी कुंडली आर्थिक पक्ष के लिए आगे अच्छी है, बस थोड़ा समय का इंतजार करें। थोड़े समय का इंतज़ार करना है, और मेहनत आपको उतनी ही करना है, थोड़ी सी और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि नौकरी अगर आपको लेना है, सरकारी या प्राइवेट नौकरी भी अगर अच्छी आप चाहती हैं, तो थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। अच्छे समय का आप इंतज़ार करें। आगे बढ़ेंगे राजीव जी, बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि की कि इनका समय ये सप्ताह कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों के लिए सप्ताह तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, बहुत बढ़िया सप्ताह है। अगर आप नौकरी में हैं तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप व्यापार में हैं तो हाँ, लाभजनक स्थितियां बन सकती हैं। वो इसको मैं कुल मिलाकर कहूँगा बहुत अच्छा सप्ताह है। अधिक मेहनत करें, बहुत लाभ कमाएं और खुश रहें। तो लाभ का सप्ताह है ये तुला राशि के लिए। जी। अब आते हैं हम वृश्चिक राशि पे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है इसमें भी सप्ताह कुल मिलाकर अच्छा है। आपके बकाया धन की वापसी हो सकती है, कहीं आपका कोई काम फंसा हुआ है तो उसके होने की पूरी संभावना है इस सप्ताह में। हाँ, लापरवाही ना बरतें, आलस ना करें, अपने मेहनत को बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से ये जो सप्ताह है आपको सफलता देगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि सप्ताह में कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी नए योजना पे काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सप्ताह उसके शुरू होने की पूरी संभावना है। अब हम धनु राशि पे आते हैं कि धनु राशि का जो है ये सप्ताह बहुत साधारण है। ना मैं इसको अच्छा कहूँगा, ना इसको मैं ख़राब कहूँगा। बस मेहनत, जितना मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। लेकिन आपके कोई काम रुकेंगे नहीं, काम होते रहेंगे। और नया कार्य जो है इस सप्ताह ना करें,
इसको टालें। तो नए काम से ज़रूर बचें। हालांकि सप्ताह जो है वो आपको थोड़ा सा आलस ज़रूर देगा, लेकिन काम आपके रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। तो धनु, वृश्चिक और तुला राशि के बारे में यहाँ पर राजीव जी ने बताया। आगे बढ़ेंगे राजीव जी। एक और प्रश्न यहाँ मोहन कोचर ने किया है अमृतसर से, पंजाब से। इनकी जन्म तारीख है 12/7/1981 और समय इनका है दोपहर 12:22। सवाल ये पूछते हैं कि परेशानियों से छुटकारा कब मिलेगा और कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी। दो सवाल, दो आपस में दोनों जुड़े हुए हैं कि जो परेशानियां हैं वो कब खत्म होंगी और जो कर्ज इन पर बढ़ा हुआ है, जो लोगों का पैसा या कहें जिस चीज़ का भी कर्ज है, वो उससे कब फारिग होंगे। इनकी कुंडली जो है कन्या लगन की है और राशि इनकी वृश्चिक है जी। नितिन मोहन जी, मैं आपको सबसे पहले यह सलाह देना चाहता हूं कि आपके जो काम करने का ढंग है वो थोड़ा आप उसको सुधारें जी। आप बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, बहुत हड़बड़ी में आप काम करते हैं और बहुत जल्दी लाभ उठाना चाहते हैं। तो अभी तक आपने जो काम किए हैं जिसकी वजह से आपका कर्ज बढ़ा है, मैं कहूँगा अकेले बैठकर आप खुद उस पर पुनर्विचार करें तो आपकी गलतियां आपको सामने दिखने लग जाएगी जी। क्योंकि कर्ज जो आपका बढ़ा है उसमें मैं कहूँगा कि ग्रह तो वैसे हैं ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी आप उसके लिए दोषी हैं, क्योंकि आप हर कदम बहुत हड़बड़ी में उठाते हैं। तो उसको ना करें, सोच विचार कर आगे बढ़ें। और आपकी कुंडली में अभी जो है बुध में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, जो 5 अप्रैल 2015 से चल रही है और ये 11 जुलाई 2017 तक है। तब तक का समय कुल मिलाकर ऐसा ही रहेगा, लेकिन अभी जो है 26 जनवरी से थोड़ा सुधार मुझे दिख रहा है इसमें। और जब ये बुध में शनि की दशा आएगी 11 जुलाई 2017 से, वहाँ से आपका सुधार शुरू हो जाएगा। 11 जुलाई 2017 तारीख याद रखिएगा आप, जहाँ से सुधार आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा जी। और शुरू होगा और 20 मार्च 2020 तक आपकी लगभग परेशानियां दूर हो जाएंगी, आर्थिक स्थिति आपकी सुधर जाएगी, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन मैं कहूँगा कि आप फिर से, मैं पुनः आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने काम करने के तरीके पर पुनः सोचें, विचारें और देखें कि आपके काम करने के ढंग में क्या कमी है। अगर उस पर आप अकेले बैठकर सोचेंगे तो आपकी कमियां आपको दिखने लगेंगी और उन कमियों को अगर आप सुधार कर आगे बढ़ते हैं तो अच्छा समय आपका इंतजार कर तो ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन जो आपके काम करने का तरीका है, जो आपके काम करने का स्टाइल है, वो थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। धीरे धीरे 2017 के बाद से स्थिति ज़रूर सामान्य होगी। राजीव जी आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बात करते हैं। ये सप्ताह उनके लिए कैसा? मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह मैं कहूँगा मेहनत से सफलता वाला सप्ताह है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में अगर हैं या पार्टनर से आपको लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी आपके संबंध मधुर बनेंगे। अगर आप कुंवारे हैं तो विवाह की बात आपकी चल सकती है या सगाई हो सकती है। तो यह सप्ताह कुल मिलाकर अच्छा सप्ताह है, लेकिन मेहनत से सफलता प्राप्त करने वाला सप्ताह है। अब आते हैं हम कुंभ पे। कुंभ में जो आप देखेंगे तो यह सप्ताह जो है स्थिति में सुधार, परिवार से सहयोग मिलता हमको दिख रहा है। स्थिति आपकी धीरे धीरे सुधरेगी। बस कहीं वाद विवाद करने से बचें। जीवन साथी या किसी महिला मित्र से भी आपको लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह एवरेज सप्ताह है। हाँ, लेकिन मैं कहूँगा इसको अगर मैं परसेंट दूँ तो 60% ये बेटर है। अब आते हैं हम मीन राशि पे। तो मीन राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत सावधानी का है। कोई भी काम सोच विचार कर करें। किसी पेपर पर अगर आप साइन कर रहे हैं तो 10 बार उसको सोच लें, समझ लें, फिर साइन करें। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको नुकसान देने वाला है। तो बहुत सोच समझकर सावधानी से आप आगे बढ़ें, फिर आपका समय अच्छा है। एक और सवाल हमारे शो में आया था और जिनने आपसे सवाल किया है दीपक सिंह बेतिया से हैं, बिहार के रहने वाले हैं और 19/6/1983 ये जन्म तारीख है और जन्म समय है 5:40 भोर का, सुबह का समय है। इनका सवाल ये है कि सक्सेस नहीं मिल पाती, जो भी काम करते हैं कुछ रुक जाता है। कामयाबी कब मिलेगी किसी भी काम में, ये कब खुलकर ये कह सकेंगे कि हाँ आई एम वेल? देखिए दीपक जी, आपकी कुंडली जो है वो मिथुन, लगन और कन्या राशि की है। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी काम की शुरुआत तो आप बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन थोड़ी सी अड़चन आती है और आप पीछे मुड़ने लगते हैं। तो ऐसा ना करें और एक साथ कई काम ना करें।
या एक साथ आप कई कामों की कल्पना करने लगते हैं, वो ना करें। एक पर एक आगे बढ़ें, पहले एक कदम आगे बढ़ाएं, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाएं। दूसरा, आप कोई भी निर्णय बड़े जल्दबाजी में लेते हैं तो उससे लेने से बचें। जहाँ तक आपके समय का सवाल है, तो आपके जीवन का गोल्डन टाइम 2018 से प्रारंभ हो रहा है और काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन आपका भाग्योदय आपके जन्म स्थान से दूर मुझे दिखाई दे रहा है और मैं समझता हूँ 2018 में आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। शायद आप बिहार से बाहर निकल जाएं या बेतिया से बाहर निकल जाएं। समय आपका अच्छा है और 2018 से जो सफलता मिलेगी वो निरंतर धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो समय काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा आपको करना ये है कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से बाहर निकलना है, नई अपॉर्चुनिटी के बारे में देखना है, नए काम के बारे में सोचना है। अगर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसकी तरफ बढ़िए, आगे बढ़िए, सक्सेस ज़रूर आपको मिलेगी। मेहनत तो आपको साथ में करना ही है। आगे बढ़ते हैं। हमारे इस शो का एक मोटो रहता है राजीव जी कि एस्ट्रो दुनिया में हम ये कोशिश करते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट पर, ज्योतिष के किसी एक सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा बातचीत करें। और आज जिस हम सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं ये शायद सभी के लिए भी है, जो अविवाहित हैं उनके लिए भी, कि जब विवाहित होंगे तो क्या करना है, और जो विवाहित हैं जिनके बीच थोड़ी सी खटपट चलती है, या ये कह सकते हैं कि पति पत्नी के बीच जो नोक झोंक है, और कई बार रिश्ते टूट भी जाते हैं इस नोक झोंक में, कई बार सहन करने की क्षमता दोनों तरफ से कम हो जाती है राजीव जी। ऐसे में आज हमारा विषय ये है कि पति पत्नी के झगड़े और उन झगड़ों को कैसे रोका जाए, कैसे इन संबंधों को मधुर किया जाए। राजीव जी, देखिए क्या होता है कि पति पत्नी ये कहा जाता है कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर दोनों अच्छे रहेंगे जब भी गाड़ी अच्छी चलेगी। अगर एक पहिया भी पंक्चर है या एक पहिया छोटा बड़ा है तो गाड़ी अच्छे ढंग से नहीं चल सकती, गाड़ी बीच में रुक जाएगी। अब ऐसी स्थिति क्यों आती है? कुंडली का जो सप्तम भाव होता है पति या पत्नी को प्रदर्शित करता है। तो जब भी किसी कुंडली के सप्तम भाव पीड़ित होते हैं या सप्तमेश पीड़ित होता है या सप्तम भाव पे मंगल राहु शनि की दृष्टि होती है या सप्तमेश मंगल राहु शनि से पीड़ित होता है, वैसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में तनाव आते हैं। ज़्यादा पीड़ित होता है तो वो तनाव बहुत ज़्यादा होते हैं, कम पीड़ित होता है तो वो तनाव कम होते हैं। लेकिन मैंने जो 18-19 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा कि लगभग 80% पति पत्नी में तनाव कम या ज़्यादा होता है। लेकिन तनाव होता ज़रूर है। होता ज़रूर है। कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर बहुत कम होता है। देखिए सर, मेरा अनुभव ये कहता है कि विजय जी, इसको अगर हम थोड़ा 15 साल पहले चले जाएं तो 15 साल पहले आप देखेंगे अगर आंकड़ा निकाल कर, तो पति पत्नी में आज की तुलना में झगड़े बड़े कम होते थे। पिछले 15 सालों में अब धीरे धीरे देखेंगे तो ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बल्कि मैं कहूँगा कि 100 में से 10 ही अच्छे होंगे जिनके बीच बहुत मधुर संबंध होगा। इस तनाव की वजह क्या मानते हैं? देखिए, इसमें ग्रहों के अलावा 2-3 चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल हैं। आज इस भागदौड़ की ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात है कि पति के पास समय नहीं है पत्नी को देने के लिए। वो एक तनाव का कारण बनता है। बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करनी है, काम का टेंशन है, कंपटीशन का टेंशन है। उस चक्कर में क्या होता है कि पत्नी को वो समय नहीं दे पाता है, और जब पत्नी को समय नहीं दे पाता है तो आपस में दूरियां बढ़ने लगती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जिन में पति पत्नी दोनों काम करते हैं वहाँ पर तनाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि एक, दोनों के पास समय की कमी होती है। दूसरा क्या होता है कि आर्थिक पक्ष से दोनों मजबूत होते हैं, पत्नी भी होते हैं, पति भी होते हैं, तो कोई झुकने को तैयार नहीं होता है। दोनों का अपना अपना ईगो होता है। तो देखिए, इसको जो मैंने अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली जो सुधारा है उसमें मैं 2-3 सुझाव आपको देना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि दो पति पत्नी जब आपस में दो नए अनजान पति पत्नी बनते हैं तो निश्चित रूप से दोनों का स्वभाव अलग होता है, दोनों के ग्रह अलग होते हैं, नेचर अलग है। हाँ, नेचर अलग है, खान पान का तरीका अलग होता है। तो अगर अपने दाम्पत्य जीवन को आप सुखी बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे की खुशियों को पहले आपको समझना पड़ेगा, एक दूसरे की रुचियों को समझना पड़ेगा कि पत्नी की रुचि क्या है ये पति को समझनी पड़ेगी, पति की रुचि क्या है ये पत्नी को समझनी पड़ेगी, और दोनों को एक दूसरे के लिए समय निकालना पड़ेगा। समय के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण आपने ये बात बताई, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि
ग्रहों का प्रभाव तो रहता है ज्योतिष में, लेकिन आप अपने संबंधों को और प्रगाढ़ और मधुर और अच्छा और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको एक दूसरे की खुशियों को ढूंढना होगा, एक दूसरे की खुशियों को जानना होगा, जिससे आप एक दूसरे को सरप्राइज कर सकें। हाँ जी, उसमें एक तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो आप दोनों में आपसी विश्वास बनाएं। कभी भी एक दूसरे पे संदेह ना करें, क्योंकि तनाव का जो ज़्यादा कारण मैंने देखा है अविश्वास, शक। हाँ, शक की सुई जो है तनाव को बढ़ाती है। तो पहले तो एक दूसरे पे अविश्वास न करें, भरोसापूर्ण रखना। हाँ, और पति को क्या पसंद है ये पत्नी को ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल। पत्नी को क्या पसंद है पति को ध्यान रखना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनमें झगड़े नहीं होंगी। दूसरा एक जो मैंने प्रैक्टिकल सबसे अच्छा पाया कि झगड़े को कम कैसे करें, तो एक सुनने में बड़ी हंसी आती है, लेकिन आप इसको प्रयोग करके दोस्तों देखें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि अगर पत्नी झगड़ा कर रही है तो आप उसकी बात का जवाब न दें। आप अपने पति को चाहिए कि जवाब न दें, आप अपने चेहरे पे सिकन ना आने दें, आप मुस्कुराएं और उसी समय पत्नी का हाथ पकड़ें। अब बोले भैया पहले बाद में लड़ेंगे, पहले चलो कहीं घूम आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें खा आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें खरीद आते हैं, पिक्चर देख आते हैं। जैसे ही आप ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा कि पत्नी का दिमाग एकदम पलट जाएगा कि मैं झगड़ा कर रही हूँ और ये मेरे को पिक्चर दिखाने की बात कर रहा है, डाइवर्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर पति झगड़ रहा हो तो पत्नी को चाहिए कि उन बातों का जवाब न दे और कहे कि भाई बाद में तुम मेरे को गाली दे लेना, पहले चलो मुझे तो कपड़ा घुमा के लाओ, या मुझे कुछ खिलाओ, या मुझे कुछ दिला के लाओ। अगर ये प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आपस में सामंजस्य बहुत ज़्यादा बने। तो महत्वपूर्ण बातें यहाँ राजीव प्रकाश जी ने बताई। सबसे पहली चीज़ आपको भरोसा रखना है, दूसरी चीज़ आपको एक दूसरे की खुशी ढूंढना है, तीसरी चीज़ जब कोई भी झगड़ा कर रहा हो, चाहे पति कर रहा हो, पत्नी कर रही हो, आपको उस झगड़े से दूर जाना है और किसी नई जगह जाकर एक दूसरे को खुशियां बांटना, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना, और साथ ही साथ अगर काम में व्यस्त है तो एक दूसरे के लिए समय निकालना। ये कुछ चीज़ें आप करेंगे, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई ग्रहों का कोई उपाय नहीं है। राजीव जी अक्सर जो है वो जीवन के कुछ पहलुओं को निकाल कर ही यहाँ बताते हैं। तो ये कुछ चीज़ें करेंगे तो आपके रिश्ते और मधुर बनेंगे, आगे आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो पति पत्नी का रिश्ता है वो बेहतर होगा, एक दूसरे को खुशी मिलेगी। राजीव जी, और अंत में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि हम असफल हैं, सफलता नहीं मिल रही, उनके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ हैं किसी की। निराश मत होना, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है। निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। ये संसार ज़रूरत के नियम पे चलता है, ये संसार ज़रूरत के नियम पे चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, गर्मी में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। क्या आपकी कीमत तब तक होगी जब तक आपकी ज़रूरत है। बहुत आपकी कीमत जब तक होगी जब तक आपकी ज़रूरत है। तालाब एक ही है, उस तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला जो है वो मछली चुनता है, अपनी ज़रूरतों के साथ। हाँ, सोच का फ़र्क होता है जी। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है जी। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। क्या बात है। अगर ये हर तरफ देखा जाता है राजीव जी कि आप ऑफिस में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दोस्तों के बीच है, पति पत्नी में हैं, अगर आप खिलना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, तो आपके आसपास जो कांटे हैं उसके बीच भी आपको खुश रहना ज़रूरी है, कि कमज़ोर आप नहीं, आपका वक्त है। थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार कीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए और लोगों को खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। तो राजीव जी, एस्ट्रो दुनिया के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप बहुत कुछ बातें हुई, बहुत कुछ हमने जाना, राशियों के बारे में भी जाना, सोना चांदी किस तरह रहेगा, व्यापारिक दृष्टि से ये सप्ताह कैसा रहेगा। अगला सप्ताह दर्शकों से मुलाकात होगी, अगले सप्ताह हम जानेंगे। अगला सप्ताह भी आप जो है अपने सवाल हमारे राजीव प्रकाश जी से पूछ सकते हैं, इनके नंबर पर आप व्हाट्सएप करके उस पर जान सकते हैं। राजीव जी, हमारे शो में आने के लिए, एस्ट्रो दुनिया के शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।